Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru. I hope you all are fine. I am fine too alhamdulillah. Grade 9 students, this is the most awaited video जिसका आपको बहुत इंतज़ार था। देखो ऑनेस्टली इस बार पेपर सेंट्रलाइज है, तो मैं ये तुम्हें 100% तो ये नहीं बता सकता कि भाई पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो है वो क्या क्या टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, किसकी क्या वेटेज है। लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह कोशिश ये कर सकता हूँ कि भाई देखो मेरा एक्सपीरियंस जितना भी है 3 to 4 ईयर्स का, उसमें मैंने जितने हेड ऑफिस से पेपर बन के आए वो मैंने देखे हैं। तो उस हिसाब से जो है मैं तुम्हें थोड़ा सा गाइड ज़रूर कर सकता हूँ कि भाई क्या वेटेज हो सकती है और किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो वहाँ से बन के आ सकते हैं। पेपर थोड़ा सा ट्रिकी तो होगा, इतना इजी तो नहीं होगा। आपके कॉन्सेप्ट जो है चेक होंगे, ठीक है। और सिंस ये पेपर वन है, कैलकुलेटर इसमें अलाउ नहीं है, तो वर्किंग आपको सारी खुद करनी पड़ेगी, जो चीज़ों को मुश्किल बना देती है क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं होते। आप जो है चीज़ों को कैलकुलेटर से करने के आदी बन गए हो, तो आपको पेपर वन इसीलिए टफ लगता है। पेपर वन की वेटेज भी ज़्यादा होती है। मार्क्स की हमने बात कर ली थी, टॉपिक्स की भी हमने पहले वीडियोस में बात कर ली है। मार्क्स जो है वो आपके 40 मार्क्स का नहीं है, इतना तो पक्का है, ठीक है। 40 मार्क्स से ज़्यादा का ही आपका पेपर होगा। 80 मार्क्स, आइडियली 80 मार्क्स का होगा। अगर 80 का नहीं हुआ तो ये 60-70 मार्क्स का भी हो सकता है। उस हिसाब से फिर यह है कि आपको 2 आवर्स या 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम जो है ना वो मिल सकता है, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। और कैलकुलेटर इसमें अलाउ नहीं होगा। P1 और P2 के सारे टॉपिक्स एक जैसे ही होते हैं, बस P1 में जो वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो वाला टॉपिक आप फिलहाल छोड़ सकते हो, उसकी प्रैक्टिस ना करना, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको जो है वो उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मे बी पॉसिबल क्वाड्रेटिक फार्मूला पेपर वन में आ सकता है, लेकिन फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर आएगा ना वो ईजी आएगा। वो ऐसा होगा कि आप जो है वो 10 से छोटा छोटा सा नंबर होगा और 100 आ सकता है, जैसे 100 का स्क्वायर रूट 10 है, 81 आ सकता है, 9 है। तो ऐसी चीज आएगी जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बस वो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला टॉपिक आप फिलहाल छोड़ दो। इसके अलावा आपको सारे टॉपिक्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इस वीडियो में इंशाल्लाह टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मार्क्स मैंने आपको बता दिए, कैलकुलेटर इसमें अलाउ नहीं है। बाकी ये है कि इंपॉर्टेंट टिप्स मैं तुम्हें पहले ही क्लास में दे चुका था कि भाई थोड़ा सा ये है कि इसमें हिम्मत से काम लेना पड़ता है। और जो देखो हर स्टूडेंट को जो है ना वो उसका जो कमांडिंग टॉपिक होता है या उसकी जो एक्सपर्टीज होती है ना वो डिफरेंट होती है। किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा लगता है, किसी को इनइक्वालिटी अच्छा लगता है, किसी को अलजेब्रा अच्छा लगता है, कोई नंबर्स का चीता होता है, कोई किसी को इंडाइसिस अच्छा लग रहा होता है, कोई वेरिएशन अच्छी तरह कर लेता है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उस हिसाब से आप क्वेश्चन को पिक करोगे और सबसे बेस्ट क्वेश्चन आप सबसे पहले करोगे, ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आप जब वो बेस्ट क्वेश्चन सबसे पहले करोगे, वो बेस्ट क्वेश्चन आपका बेस्ट इसीलिए है क्योंकि वो आप पहले काफी बार सॉल्व कर चुके हो, वो उसमें आप गलती करने की जो आपकी गुंजाइश है वो कम होगी। तो उससे ये होगा कि आपका क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व होगा और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। पहले आप 5 मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स, छोटे छोटे मार्क्स को जो है वो जमा करते हुए जाओ। 10 मार्क्स का टारगेट रखो, फिर 20 मार्क्स करो कि यार मैं ये अगले जो है 15 मिनट्स में जो है ये 2 सवाल कर लूंगा। तो इस तरह छोटे छोटे टारगेट्स अपने सेट करो और अपने पेपर को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत से लेके चलो। अपने साथ पानी की बोतल रख लो, जूस की बोतल भी रख सकते हो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा इन्वायरमेंट तुम्हें कंफर्टेबल लगे। प्रॉपर स्टेशनरी अपना कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, प्रॉपर स्टेशनरी अपने साथ लेके आओ, नाश्ता अच्छी तरीके से करके आओ, सो के उठ के अच्छी तरीके से आओ। ऐसा नहीं कि पूरी रात बैठ के पढ़ते ही रहे तो सुबह पेपर जब आपके सामने आया तो आप उसमें भी सो रहे हो बैठ के। तो ये चीज़ ना करना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं, पूरी रात पढ़ते रहते हैं बैठ के, तो उससे भी आपकी जो जो एफिशिएंसी है ना वो डिक्रीज होती है। और मैंने तुम लोगों को एक चीज़ ये बताई थी कि जैसी तुम लोगों को जो है वो आंसर शीट मिलती है तो इन्विजिलेटर से पूछ के बैक साइड पे सारे अपने फॉर्मूलाज जो है वो लिख लो, ताकि ये है कि उस वक्त तुम्हें फॉर्मूलाज याद होंगे। पेपर देखने के बाद जो है बच्चा पैनिक करता है, फॉर्मूलाज भूल जाते हो। तो वो एक टाइम होता है जब तुम्हें आंसर शीट मिल गई तो तुम अपनी टीचर को रिक्वेस्ट करो कि मैं इसमें पीछे फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ और मैं जो है, आप इजाज़त दे, आप बाद में मुझे पकड़ नहीं लीजिएगा कि मैंने कॉपी कर रहा हूँ। तो मैं ये बैक साइड पे सारे फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी फॉर्मूलाज लिखो, अपने काम से काम रखो। आजू बाजू तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन कहाँ बैठा है, ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शंस है, ठीक है ना। अब ये देखो, दिस इज द टाइम टू परफॉर्म। आपने पूरा साल मेहनत की है और अगर आप अब ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल नहीं रखोगे ना तो वो सारी मेहनत जाया हो जाएगी, ठीक है ना। काफी सारे स्टूडेंट्स हमें यही बोलते हैं, सर आता सप्ताह पेपर में पैनिक कर गए, कुछ नहीं कर सके। देखो ये बिल्कुल ही जो है ना वो बेकार सी बात है, इसका कोई हमारे पास इलाज नहीं है। आज का दिन ही है, मतलब जिस दिन पेपर आप देने जाते हो वही आपका दिन है। मार्क्स आपके जो है वो मैटर करते हैं हर जगह, ठीक है। आपके पेरेंट्स भी वही देखते हैं, आपके टीचर्स भी वही देखते हैं, आपको जो है वो एडमिशन भी मार्क्स पे मिलता है, तो बस फिर मार्क्स ही इंपॉर्टेंट हुए ना। तो वो मार्क्स लेने वाला दिन है, तो उसमें अपना फोकस क्लियर रखो,
ठीक है, अपने आप को जो है ना वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओ, मतलब अपने आप को मतलब ये चीज याद रखो कि भाई मैं घर में बैठ के जो अपने आप को जिस तरह प्रैक्टिस में रखूंगा वहां जाके मुझे वही काम करना है। अपने क्वेश्चंस को टाइम के हिसाब से सॉल्व करो कि यार ये क्वेश्चन मुझे 2 मिनट में करना है, तो मैं 2 मिनट का टाइमर लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो इससे ये है ना कि तुम्हारे जब तुम जाओगे एग्जामिनेशन सेल में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, तो वहां पर ये है कि तुम्हें जो है ना इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारे लिए चीजें नई नहीं होंगी। हाँ, तुमने घर में बैठ के प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो फिर वहां जाके क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मैं पहली अटेम्प्ट में जो है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा? वहाँ प्रेशर अलग होता है। ठीक है, तो वो प्रेशर को हैंडल करना इंपॉर्टेंट है। तो अब सारी चीजें वैसे तो मैंने तुम्हें क्लास में बता दी थी, बस थोड़ा सा ख्याल रखना, अपना फोकस क्लियर रखो, अपने पेपर पे जो है वो तवज्जो दो, और इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन जो है वो जितना फोकस तुम पेपर पे रखोगे ना, डिस्ट्रैक्ट तुम्हें कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ग्रेड 11 वालों का भी जो है वो पेपर है, इंशाल्लाह उनका भी पेपर 1 होगा कैम्ब्रिज का। तो वो लोग भी, अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे अच्छे नंबरों से, वो भी बेचारे बड़े परेशान हैं क्योंकि उनके इतने सारे पेपर्स हैं ना, वो बेचारे तंग आ गए, उनका 1 डेढ़ महीना जो है वो उनके पेपर ही चलेंगे। तो वो काफ़ी, वो भी बेचारे जो है वो परेशान से हो गए हैं बेचारे। तो अल्लाह पाक उनकी भी जो है वो मेहनत चीज़ करे, उनको भी कामयाब करे। आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हो, आप लोग को भी अल्लाह पाक कामयाब करे भाई, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। इसमें मैं तुम्हें टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ, उनकी वेटेज बताता हूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज नंबर्स। ये ईओवाई की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेड 9 की। जो ग्रेड 9 का ईओवाई का एग्जाम होने वाला है इंशाल्लाह मंडे को, पेपर 1। उसके हिसाब से मैंने ये कुछ टॉपिक्स और उनके मार्क्स जो है उनको लिखा है, तो इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। नंबर्स के टॉपिक में जो चीज़ें तुम्हें ख्याल रखनी है, उसमें बॉड मास है सबसे पहले। बॉड मास तुम्हें जो है वो अप्लाई करना आना चाहिए। बॉड मास का क्वेश्चन इस तरह आएगा कि तुम्हें 4 नंबर्स दिए जाएंगे, 4 नंबर्स होंगे, उनके बीच में 3 ऑपरेशंस होंगे, और वो ऑपरेशन जो है वो तुम अकॉर्डिंग टू बॉड मास सॉल्व करोगे। बॉड मास में बी फॉर ब्रैकेट्स होता है, ओ का मतलब पावर होती है, ठीक है ना, ओ का मतलब एक्सपोनेंट है या पावर है, डी फॉर डिवीजन हो गया, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो बॉड मास का रूल जो है उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। फ्रैक्शन एडिशन, दो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं एलसीएम लेके, कॉमन डिनोमिनेटर बना के, उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। डेसिमल डिवीजन, डेसिमल डिवाइड कैसे होता है, ठीक है ना, फ्रैक्शन में से परसेंटेज कैसे बनती है, और डेसिमल से परसेंटेज कैसे बनती है, ये चीज़ें भी जो है ना थोड़ा सा जो है इनकी भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि डेसिमल डिवीजन और डेसिमल मल्टीप्लिकेशन इसका सवाल लाजमी आएगा। ये एक एक मार्क के होते हैं, 1 मार्क का बॉड मास का आएगा, 1 मार्क का फ्रैक्शन एडिशन का आ गया, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन का आ गया, डेसिमल डिवीजन, ये एक एक मार्क की चीजें आती हैं। इसकी वेटेज ज्यादा मतलब एक एक करके ही होती है, ठीक है ना। और ये होता ही है कि इसमें टाइम इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि बगैर कैलकुलेटर के, और तुम बगैर कैलकुलेटर के इसको पूरी वर्किंग के बगैर सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे लगता है कि ये कम से कम 2-3 मार्क्स का आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अभी रिसेंटली तुम देखोगे कि मैंने 2021 का पेपर 1 सॉल्व किया, उसमें मैंने सिग्निफिकेंट फिगर का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसमें मेरे पास 2 नंबर्स हैं, न्यूमरेटर में वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक नंबर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, और जो है ना दोनों नंबर्स ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसको पहले राउंड ऑफ करना है टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, डिनोमिनेटर में भी जो नंबर है उसको भी राउंड ऑफ करना है टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बाद एक रफ आंसर लेके आना है। तो इस तरह के क्वेश्चन की लाजमी प्रैक्टिस करना है। ये मुझे लगता है कि वो ये हर साल जो है ना ये हेड ऑफिस जो है वो पेपर 1 में देता है। ये मेरे ख्याल से ग्रेड 10 में इस बार नहीं, इसलिए नहीं आया क्योंकि उनके पास जो है वो नंबर्स का टॉपिक नहीं था, वरना ये लाजमी देते सवाल। तो इस तरह का सवाल लाजमी इसकी प्रैक्टिस कर लेना पास पेपर से। मैंने भी ये सॉल्व करके डाला है। मैंने जो है ना वो पेपर 1 की एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे, तो वो तुम अगर सारे सवाल सॉल्व कर लो तो तुम्हारी काफ़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। उसमें तुम्हें ये सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल थोड़ा सा मुश्किल एक्सपेक्ट करो। एलसीएम एचसीएफ के साथ भी ऐसे ही है। जैसे हमने तुम्हें रीइंफोर्समेंट वर्कशीट में सवाल दिया ना कि फाइंड द एलसीएम फाइंड द एचसीएफ, इस तरह का सवाल वो नहीं देगा। वो तुम्हें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देगा जो तुम्हें पास पेपर से मिल जाएंगे। और ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब इस तरह है कि हो सकता है वो तुम्हें एलसीएम दे दे एक नंबर का, और दूसरे नंबर का एलसीएम में एक वेरिएबल डाल दे एन, बोले एन की वैल्यू निकालो इफ द एलसीएम इज दिस। तो ये थोड़े से जो ट्रिकी क्वेश्चन है ना, एक मैंने पास पेपर में क्वेश्चन देखा था जिसमें पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इस तरह का सवाल था। तो ये चीज़ जो है ना वो इसकी प्रैक्टिस करना है। एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन है ना, ये मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि ये पास पेपर से करना। पास पेपर जो पिछले 5 साल के पास पेपर्स है ना, उसमें टॉपिकल तो तुम्हारे पास हैं, तो टॉपिकल में नंबर्स में देख लेना जाके एलसीएम एचसीएफ के जो पिछले 5 सालों में सवाल है,
उन सब की प्रैक्टिस कर लो तो ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ कम से कम 3 to 4 मार्क्स का आएगा। तो ये पूरा नंबर्स जो है ना ये तुम्हारा 10 to 15 मार्क्स का होगा कम से कम। तो देख लो इसकी वेटेज कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो बॉड मास देख लेना अच्छी तरीके से, फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और परसेंटेजेस कि भाई किस तरह डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, डेसिमल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक करना। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स हमने क्लासेस में डिस्कस किए थे, तो उस पर थोड़ी सी वर्कआउट कर लेना। एलसीएम एचसीएफ का मुश्किल वाला सवाल आएगा, आसान वाला सवाल नहीं आएगा, तो इसके लिए पास पेपर के 5 साल की प्रैक्टिस कर लेना। तो ये तुम्हारा तो इंशाल्लाह 10 to 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और यही टॉपिक्स आते हैं भाई, अगर तुमने इसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर ली ना तो 10 to 15 मार्क्स तुम्हारे इंशाल्लाह पक्के हो जाएंगे। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में जो है ना वो फैक्टराइज पे ज्यादा फोकस करना। फैक्टराइज का मतलब इस तरह है कि वो तुम्हें 4 टर्म्स देगा और बोलेगा कि भाई इनको फैक्टराइज करो, तो तुम दो दो के पेयर बना के जो है कॉमन निकालोगे और कॉमन निकाल के फिर दो ब्रैकेट्स बनाओगे। तो फैक्टराइज और मिडिल टर्म ब्रेकिंग, क्योंकि फैक्टराइज मिडिल टर्म से भी होती है। तो लीनियर की फैक्टराइज जो लीनियर की फैक्टराइजेशन है वो तो कॉमन से हो जाती है, लेकिन क्वाड्रेटिक की जो फैक्टराइजेशन है वो मिडिल टर्म से होती है। ठीक है, तो फैक्टराइज पे फोकस रखना और अलजेब्रिक फ्रैक्शंस पे फोकस रखना। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट एलसीएम से करते थे ना, जैसे अभी हमने रीइंफोर्समेंट क्लासेस में भी डिस्कस किया था, रिवीजन क्लासेस में भी किया है, रीइंफोर्समेंट वर्कशीट में भी मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं। तो अलजेब्रिक फ्रैक्शन पे भी फोकस ज्यादा रखना, अलजेब्रिक फ्रैक्शन भी तुमसे पूछा जाएगा। और फैक्टराइज पे फोकस रखना। आइडेंटिटीज मेरा नहीं ख्याल कि वो आइडेंटिटी पूछेगा, क्योंकि आइडेंटिटी जो है ना वो थोड़ा सा लो लेवल हो जाती है। ठीक है, तो ये 6 to 8 मार्क्स का अलजेब्रिक मैनिपुलेशन रख लेना। और इसके बाद सोल्यूशन टू इक्वेशंस पे आ जाओ। सोल्यूशन टू इक्वेशंस में फैक्टराइजेशन मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन वो होता है जब इक्वल्स टू जीरो होता है, जब दो ब्रैकेट बना के बारी बारी इक्वल्स टू जीरो करता है। ये स्पीड टेस्ट में भी तुमसे क्वेश्चन किया गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर का सवाल लाजमी आएगा, मैं पहले भी मैंने क्लास में भी इसीलिए इसका रिवीजन कराया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का सवाल किस तरह आता है कि वो आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देगा और आपको बोलेगा इसको कन्वर्ट करो इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस सी वाला जो हमने सवाल किया था हर क्लास में, रिवीजन क्लास में सॉरी। तो उसको जरूर प्रैक्टिस करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर उसी तरह पूछा जाएगा। साइमल्टेनियस तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ऑल द थ्री मेथड्स मैंने यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का तो एक सवाल आएगा लाजमी। ठीक है, इसके अलावा जो है ना वो लास्ट टाइम उन्होंने इस तरह का सवाल दिया था कि उन्होंने जो है ना वो एक ग्राफ बना के दिया था, और एक ग्राफ में उन्होंने दो लाइंस बनाई थी इंटरसेक्टिंग और बोला था कि इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करो। 2 मार्क का दिया था। तो सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के लिए जैसे स्पीड टेस्ट में भी अभी एक सवाल आया था, तो स्पीड टेस्ट में भी मैंने वहाँ यही बताई थी उस वीडियो में भी कि भाई ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पढ़ लो, तो ये जो है ना इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो ये ग्राफिंग वाला जो मेथड है ना ये भी थोड़ा सा देख लेना। ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा, ग्राफ आपको बना हुआ दिया जाएगा और आपसे बोलेगा कि सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करो। तो सोल्यूशन सेट जो है ना वो इंटरसेक्शन पॉइंट उसको कहते हैं, जहाँ दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, वो जो पॉइंट होता है ना वहाँ एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है वो सोल्यूशन होता है। जो हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को जैसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू आती है, एलिमिनेशन से करते हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू आती है, इसी तरह ग्राफ से भी एक्स और वाई की वैल्यू आती है। और वो कैसे पता चलती है, वो पॉइंट होता है जहां आपकी दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो ये जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है ना इसकी भी बड़ी वेटेज है, ये भी 10 to 15 मार्क्स का आएगा। इसमें वो आपको फैक्टराइजेशन का लाजमी एक सवाल देगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का सवाल देगा और एक साइमल्टेनियस जो है वो लीनियर इक्वेशन का सवाल देगा। तो ये 3 3 4 इस तरह मार्क्स का होगा, तो इसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो तुम ये वाला टॉपिक भी जो है ना वो उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, इस टॉपिक की भी काफ़ी वेटेज है। कंप्लीटिंग स्क्वायर, तुम्हें याद है कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वाला जो काम है ना, मे बी पॉसिबल वो तुमसे ना पूछे, वो तुम्हें बस वहां तक छोड़ दे कि इसको आइडेंटिटी वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वाला टॉपिक भी जो है उसकी भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाजमी आएगा भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, ग्रेडियंट, डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, एक चीज जो है वो लास्ट टाइम आई थी बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी, वो ये था कि पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस का कॉन्सेप्ट उसने पूछा था। और वो इस तरह पूछा था कि उसने आपको जो है ना ऐसे दो लाइंस दे दी, एक लाइन जैसे उसने दे दी वाई इज इक्वल्स टू 2x+4। ठीक है, एक लाइन ये हो गई और उसने जो है वो आपको एक लाइन और दे दी इस तरह, उसने बोला y इज इक्वल्स टू -12x और -12x+6 कर दिया उसने।
और फिर उसने जो है वो आपको एक लाइन और दे दी, एक लाइन उसने इस तरह दे दी, y इज इक्वल टू 2x+9 दे दी उसने। ठीक है, तो इस तरह वो आपको 2x+9, और उसने फिर आपको एक लाइन इस तरह दे दी, y इज इक्वल टू 6x। तो इस तरह वो आपको लाइंस की इक्वेशंस देगा और आपसे बोलेगा कि भाई बताओ कि ये जो पहली लाइन है इसके पैरेलल कौन सी लाइन है, इसके पैरेलल कौन सी लाइन है। तो आप सिर्फ ये देखना कि भाई किसका ग्रेडियंट क्या है, 2, और दूसरी कौन सी लाइन है जिसका ग्रेडियंट 2 है, तो इसका भी 2 है, तो इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल लाइंस है। और फिर वो आपसे पूछे कि भाई इन चारों में से कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, तो आप फिर ग्रेडियंट देखोगे, भाई इसका 2 है और इसका इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। और फिर वो आपसे पूछेगा भाई इन चारों लाइन में से कौन सी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन में से का मतलब है कि वाई इंटरसेप्ट 0 होगा, या वाई इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो इस तरह का वो आपको सवाल देता है लाजमी, आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि भाई पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस का कॉन्सेप्ट कैसा है आपका। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ लाइन तो वो लाजमी देगा बनाने के लिए 3 to 4 मार्क्स की। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए वही वाला तरीका होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी इसका मेन फॉर्मूला है। मैं ग्रेडियंट भी निकालता हूँ, मैं इंटरसेप्ट भी निकालता हूँ और पुट करके इक्वेशन बनाता हूँ। तो ये भी हमने क्लास में रिवाइज किया था, री वर्कशीट में भी इसका सवाल है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की प्रैक्टिस करना। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने सिलेबस में तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख के दिया है, तो जरा इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह का नजर आता है जिसमें 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए उसने तुम्हें ये 4 दे दिया, ये 6 दे दिया और बोला भाई इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला हो गया। तुमने हाफ लिया, बेस तुम्हारे पास 6 है, हाइट तुम्हारे पास 4 है, तुमने 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तुम्हें एरिया पता चल गया। ठीक है, एक तरह का क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है कि वो आपको एक ट्राइंगल दे, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दे। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल उसने दे दिया कि उसकी ये दोनों साइड्स बराबर है, और उसने आपको बोला कि भाई ये 20 है। ठीक है, ये 20 है। इसको थोड़ा सा सही कर दूं। और वो आपको फिर ये कह सकता है कि वो कहे कि भाई इस ट्राइंगल का जो एरिया आ रहा है ना, एरिया आपको दे दिया उसने और बोला कि हाइट फाइंड आउट करो। एरिया आपको दे दिया और बोला कि हाइट फाइंड आउट करो। तो अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये चीज याद रखना कि अगर आपको हाइट चाहिए तो आप टॉप से बॉटम एक लाइन ड्रॉ करोगे। लेकिन सिंस ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जब आप टॉप से बॉटम लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइन है ना, ये बेस को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसने आपको एरिया दिया हुआ है, तो आपने एरिया बेस इंटू हाइट यूज करके हाइट निकाल ली। तो ये सवाल जो है ना वो आपको दे सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल में, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का टॉपिक उसने सिलेबस में लिखा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना उस पर भी थोड़े से वर्किंग आउट कर लेना कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है। तो इसकी थोड़ी सी वर्किंग कर लेना, इसमें थोड़ा सा जो है वो सोल्यूशन देख लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेना कुछ। तो मैंने यहाँ तुम्हें थोड़ा सा बता दिया कि भाई ये याद रखना कि अगर आप जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी ये वाली दो साइड्स बराबर है, अगर आप टॉप से बॉटम एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये बेस को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। इस पे आपको वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन दे सकता है। बाकी ये है कि मिड पॉइंट तुम देख लोगे, मिड पॉइंट ग्रेडियंट डिस्टेंस फार्मूला पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस। तो पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस का मैंने क्वेश्चन बता दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर इस तरह आपको उसने सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल देके एरिया निकलवा लिया, या उसने आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल देके आपसे एरिया निकलवा लिया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में वो ट्रिग्नोमेट्री को भी जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकता है। जैसे उसने बोला कि ये वाला जो एंगल है ये है 40 डिग्री। ठीक है, और उसने आपको बोला कि ये 40 है, और ये पूरी बेस जो है ये 30 है, और हाइट फाइंड आउट करके दिखाओ। तो ये भी बड़ा अच्छा सा सवाल है इस तरह का। हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये 15 बन जाएगा, और आपको पता है कि भाई आपके पास एक एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है, तो 1040 यूज करके आपने हाइट निकाल ली। जब हाइट आ गया तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल लिया। तो ये वाले जो सवाल है ना, ये कॉन्सेप्ट आपसे लाजमी वो पूछ सकता है, क्योंकि इस तरह का सवाल जो है वो इनके पास आया था, ग्रेड 10 वालों के पास ना। तो ग्रेड 10 वालों के पास इस तरह का सवाल आया था जिसमें उन्होंने आइसोसेलेस ट्राइंगल देके उसमें ट्रिग्नोमेट्री को भी डाल के बोला कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। तो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम सिखाएंगे इंशाल्लाह, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है। लेकिन अगर अभी आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन आता है ना, तो उसको आप इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इनइक्वालिटी पे आ जाओ। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी आप जो है वो आपने बेसिक पढ़ी है बिल्कुल, और इसके जो टारगेट्स हैं वो भी वो बेसिक्स हैं। तो सॉल्विंग का एक क्वेश्चन आएगा। सॉल्विंग मतलब इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है, एक्स
प्लस फोर ग्रेटर देन लेस देन सॉरी एक्स प्लस फोर हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू का साइन आएगा और फिर यहाँ 9 लिखा होगा, बोलेगा एक्स की वैल्यू निकालो इनइक्वालिटी और उसको नंबर लाइन में बनाओ। तो ये वाला सवाल आ सकता है। ग्राफिंग में वो आपको ग्राफ बना के दे सकता है, रीजन दे सकता है, बोले कि भाई दिस रीजन इज डिफाइंड बाय थ्री इनइक्वालिटीज, टू आर गिवन राइट वन। इस तरह के जो सवाल है ना आसान वाले जो सवाल है वो आपको लाजमी देगा, उसकी प्रैक्टिस करना। वेरिएशन देख लेना, वेरिएशन में मुझे लगता है कि इनवर्स वाला वेरिएशन का जो क्वेश्चन है ना, जिसमें इनवर्स होता है, जैसे वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्स या क्यूब ऑफ एक्स, तो इस तरह का सवाल वो आपको देगा बिल्कुल 5 मार्क्स का। और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन जैसे मैंने अभी सॉल्व किया है एक फोर्स वाला, तो वो उसको सॉल्व जरूर करना, लेकिन ये है कि वो एक्सपेक्टेड नहीं है वो इतना मुश्किल वेरिएशन का देगा नहीं, क्योंकि वेरिएशन के पास पेपर के भी क्वेश्चंस आप देखो तो रिसेंटली बड़े आसान आसान से ही आए, इतने मुश्किल आए नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो पेपर टू का टॉपिक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पेपर वन में अगर आता है तो वो आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का टेबल बना के देगा, वैल्यूज की देगा। जैसे अभी हमने रीइंफोर्समेंट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था कि वो आपको इस तरह जो है वो ट्राइंगल बना के दे देगा। ये उसने ट्राइंगल बना के दे दिया और उसने यहाँ बना दिया थीटा, और उसने यहाँ आपको वैल्यूज दे दी साइन थीटा की एक वैल्यू दे दी उसने। साइन थीटा कह रहा है कि ये 5/13, जैसा असेसमेंट में क्वेश्चन आया था। साइन थीटा की वैल्यू है 5/13, कॉस थीटा की वैल्यू है 6/13, टेन थीटा की वैल्यू है 9/13। इस तरह देके आपसे वो ये कह सकता है कि ये वाली जो साइड है, और इसने ये वाली साइड दे दी यूं यूं ऐसे वो लाइन बना के दे दी, और बोला कि भाई ये फोर है तो ये वाली साइड फाइंड आउट करके दिखाओ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल जो है ना, बिल्कुल जैसे मैं कह रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ वो जो है ना रिलेट करके देगा, लेकिन थीटा की वैल्यू वो आपको देगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो है वो आपको देगा। तो फिर ये इस तरह का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है, या फिर पाइथागोरस थ्योरम आपसे पूछ सकता है। पाइथागोरस थ्योरम आपसे पूछ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री और नहीं पूछेगा वो। ट्रिग्नोमेट्री में वो एरिया ऑफ ट्राइंगल को जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराएगा, वो उसको कहते हैं ना मिक्स करके देगा वो उस तरह। इसके अलावा कॉन्ग्रेंस सिमिलैरिटी है, कॉन्ग्रेंस सिमिलैरिटी का लाजमी सवाल आएगा भाई। कॉन्ग्रेंस सिमिलैरिटी का सवाल, वो जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं ना एक ट्राइंगल के अंदर, तो वो सवाल आप लाजमी उसकी प्रैक्टिस करना, जिसमें हम लोग वेरिएबल को एक्स सपोज करके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज बनाते हैं, तो वो उस तरह के सवालों की लाजमी प्रैक्टिस करना। कॉन्ग्रेंस सिमिलैरिटी में एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स और वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स, ये लाजमी इसकी प्रैक्टिस करना। हमने इसीलिए ये स्पीड टेस्ट में भी दिया था कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलैरिटी की जो वेटेज है ना वो बढ़ के 10 to 15 मार्क्स की भी हो सकती है, क्योंकि इसमें आपसे वो मिसिंग साइड की लेंथ भी पूछ सकता है, वो आपसे एरिया और वॉल्यूम के जो फॉर्मूलाज है ना, A1 स्क्वायर, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, A1/A2, A1/A2 हो गया। A1/A2 किसके बराबर होता था, L1/L2 होल स्क्वायर। तो ये वाले जो फॉर्मूले के हमने क्वेश्चन किए थे ना, एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स और ये वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर, तो ये इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना, क्योंकि इसका सवाल जो है ना वो आ सकता है। क्योंकि ये पास पेपर में जो है ना ये ऑन और ऑफ हर साल पूछा जाता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और फिर वॉल्यूम वाला क्या होता था, V1/V2, इसमें स्क्वायर आता था उसमें क्यूब आता था, बस ये फर्क था। और फिर इसको रेडियस से भी रिलेट किया था हमने, हाइट से भी रिलेट किया था, और फिर वॉल्यूम का हमने मास वाला डेंसिटी वाला फॉर्मूला भी देखा था। तो ये सारी चीज़ें तुम प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से, और ये तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो ये P2 के लिए भी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि P2 में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम में क्यूब आ जाता था, एरिया में स्क्वायर आ जाता था, तो ये देखोगे। मेंसुरेशन मैंने आपको बता दिया, मेंसुरेशन में जो है ना A+B पाई वाला जो सवाल है ना, हाँ वो इंपॉर्टेंट है। A+B पाई की फॉर्म में आपको जो है ना वो आर्क लेंथ निकालनी होगी, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। और वो आपसे वो पेरीमीटर भी पूछ सकता है A+B पाई की फॉर्म में। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें उसने आपसे पेरीमीटर पूछ लिया था कि पेरीमीटर बताओ A+B पाई की फॉर्म में। तो पेरीमीटर के सवाल की भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना कि A+B पाई की फॉर्म में हम जो है वो किस तरह आंसर दे सकते हैं। तो मेंसुरेशन का सवाल भी जो है वो आपके पास आएगा लाजमी। मेट्रिसेस भी इंशाल्लाह आएगा आपके पास। मेट्रिसेस में जो है ना वो एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेना और इनवर्स देख लेना। मल्टीप्लिकेशन मुझे नहीं लगता कि वो मल्टीप्लिकेशन देगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन अगर आता है ना तो वो मार्क्स बढ़ जाते हैं उसके ना। तो मेट्रिसेस की वेटेज जो है ना वो पेपर टू में हो सकता है वो मल्टीप्लिकेशन आपको दे दे, पेपर वन में वो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ही देगा, इनवर्स दे सकता है। इनवर्स 3 मार्क्स का हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो आपको 3 मार्क्स का हो गया, तो 5 to 6 मार्क्स इसकी वेटेज हो गई। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो मैंने कोशिश की कि आपको फोकस कर सकूं, थोड़ा सा प्रिपरेशन आपकी जो है चैनलाइज कर सकूं। तो ये थोड़ा सा जो है वो टॉपिक्स के हिसाब से मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने शेयर किए हैं
बाकी ये है कि अब इंशाल्लाह मैं जब लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा तो फिर उसमें तुम लोग की जो क्वेरीज होंगी वो मुझसे पूछ लेना, लेकिन तुम क्वेरीज पूछ सकते हो, तुम कमेंट करोगे अगर नीचे तो मैं इंशाल्लाह जवाब भी दे दूंगा। तो अपनी प्रिपरेशन से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना। और इंशाल्लाह अगर तुमने ये जो मैंने तुम्हें चीज़ें बताई हैं ना, अगर तुमने ये कर ली तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह 60 से ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स आराम से आ जाएंगे। 80 मार्क्स भी आ सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आती हैं, यही चीज़ें, इसके अलावा कोई और चीज़ बची भी नहीं है, मैंने सारी लिख दी हैं। तो बस इन्हीं पे फोकस रखो। हर टॉपिक का एक एक सवाल, ये जो मैंने तुम्हें बताया है ना सारी चीज़ें, इसमें बस इसी की प्रैक्टिस कर लो बस। ठीक है ना, तो इसी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह तुम्हारा पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी देखो ट्रिकी चीज़ें तो एक दो आएंगी, मैं तुमसे मतलब पहले ही तुम्हें बता दूं कि तुम्हें भाई वहाँ ट्रिकी चीज़ें दो तीन मिलेंगी। लेकिन वो ट्रिकी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी, एलसीएम एचसीएफ में वो तुम्हें ट्रिक कर सकता है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन पास पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें बहुत मतलब जो है दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो बस इस चीज का भी थोड़ा सा वो रखना जहन, अगर किसी सवाल में फंस जाओ, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो फिलहाल उसको ड्रॉप करो, आगे के सवालों पे जाओ। ऐसा ना हो उस सवाल के चक्कर में तुम अपना पूरा बाकी का पेपर छोड़ दो। तो वो तुम्हें जो है वो इस तरह के ही क्वेश्चन देगा इंशाल्लाह। अब ये है कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, इस वीडियो को देखो। बाकी ये है कि मैं इंशाल्लाह कोशिश कर करके अगर मुझे जो जो चीज़ें याद आती रहीं, जिस तरह मुझे मिलती रही इन्फॉर्मेशन, तो मैं तुम्हें जो है वो कन्वे करता रहूँगा। लाइव सेशन इंशाल्लाह कंडक्ट करूँगा, उसका टाइम ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। Until then, take care. Allah Hafiz. All the best.